गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, जिसमें लास्ट टाइम हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ओजोन परत क्षरण। यानी ओजोन परत या ओजोन गैस को आज लगातार हो रही जो नुकसान है वो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो उसके बारे में आज देखते हैं। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, अभी अपन कई बार पढ़ते हैं, अपने वायुमंडल को अपन ने कई परतों में विभाजित कर रखा है। सबसे नीचे अपन देखते हैं यहाँ पे सौभ मंडल, फिर समताप मंडल आता है, फिर इसके बाद में अपन यहाँ बोलते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट जो होता है वो है बहिर्मंडल। ये अपने मंडलों में अपने किसको बांटते हैं? वायुमंडल को। वायुमंडल की कई परतें होती है। अब इसमें कहीं नाम नहीं आता है ओजोन परत, लेकिन ओजोन की गैस जो होती है, अभी इसमें बताया कि जैसे 30 से लेकर 80 किलोमीटर जो होता है उस दायरे में, नहीं जो मध्य मंडल वाला जो पार्ट है, इस मध्य मंडल वाले पार्ट में ओजोन गैस की अधिकता रहती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? ओजोन, यानी समताप के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे इस क्षेत्र में यहाँ पे होता है ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण इस मंडल को कहते हैं ओजोन मंडल। अब ये ओजोन जो गैस है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उनका अवशोषण कर पृथ्वी तक आने से क्या करती है? रोकती है। ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए इसका अवशोषण कौन करती है? ये ओजोन जो गैस है वो इसको यही रोक लेती है और धरातल तक बहुत कम मात्रा में पहुँचने देती है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे अपन बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस सबसे ज़्यादा किसको नष्ट करने का काम करती है? इस ओजोन गैस को। अब इसकी अधिकता बढ़ेगी तो इसकी कमी होती है। जैसे जैसे इसकी कमी हो रही है, अभी अपन कहीं बोलते हैं ओजोन परत में छेद हो गया, बोलते हैं ओजोन में छेद। अब ओजोन में छेद नहीं हुआ, ओजोन की जो लहर है, जैसे ये जो परत थी गैस की, अब ये परत धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कमज़ोर होती जा रही है। अब कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे इसकी जो स्थिति है वो ऐसे हो गई, तो ओजोन की जो गैस की अधिकता है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें उसका प्रवेश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये अपने को ऐसे लगता है जैसे ओजोन में छिद्र हो गया हो। तो ओजोन की कमी के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है और इसी के कारण ये ओजोन जो गैस है, इसी के कारण वैश्विक तापमान जो आज बढ़ता जा रहा है, वो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है वो किसके कारण हो रही है? इसी के कारण, ओजोन क्षरण के कारण। लगातार हो रहे ओजोन क्षरण, ओजोन गैस की सांद्रता कम हो रही है, इसके कारण तापमान धरातल पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पहुँच रहा है? धरातल पर, और धरातल को और ज़्यादा मात्रा में गर्म कर रहा है। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को क्या कहा जाता है? 30 से 80 किलोमीटर में जो वायुमंडल का जो भाग है उसे ओजोन मंडल कहा गया है। इस मंडल में ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तभी तो इसको ओजोन मंडल कहा है। ये गैस वस्तुतः एक रक्षा कवच के रूप में क्या करती है? पृथ्वी का एक रक्षा कवच माना गया है इसको। और उस उच्च ऊर्जा का मतलब एनर्जी प्राप्त जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है? बीच में ही रोक लेती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता का मतलब होता है अधिकता। तो इस ओजोन परत में किसकी अधिकता है? ओजोन गैस की। ओजोन गैस की सांद्रता के कारण अब ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी, यानी जो अधिक गैस थी उसमें धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कमी हो रही है। उस कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र जो ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब जिन क्षेत्रों में ओजोन कम होती जा रही है, गैस कम होती जा रही है, यहाँ पे कम हो गई इस प्रकार से। अब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ तो अपने को एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जिन क्षेत्रों में इस गैस की कमी हो गई वो क्या है? अपने को नज़र कैसे आते हैं? छिद्र के रूप में। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र। यानी उस क्षेत्र में क्या हो गई? ओजोन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। ओजोन गैस जो थी उसकी सांद्रता में कमी के कारण ओजोन छिद्र बन चुके हैं। 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक 4% की धीमी गति, यानी इसने कहा है कि 1970 जो था 1970 की दशक से अगर बात की जाए तो उसके बाद पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की जो कुल मात्रा है, ये समताप मंडल का ऊपरी भाग है, यही तो ओजोन है। तो इस ओजोन समताप मंडल के इस भाग में जो ओजोन है
इस ओजोन की मात्रा में प्रति दशक का मतलब होता है 1970 के बाद में हर 10 वर्ष, वो दशक हो गया, तो प्रति दशक लगभग 4% की धीमी, इसमें क्या कमी होती जा रही है, 4%, प्रति 10 वर्षों में 4% इसकी गैस की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी कमी आ रही है। और इसी समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप के ओजोन में अधिक, लेकिन मौसमी क्या है, अब मौसमी परिवर्तन भी इसके कारण अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य का तापमान धरातल पर ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, तो इससे मौसमी घटनाएं यानी परिवर्तन भी अपने को धरातल पर देखते हैं। जो जलवायु की जो समय था वो समय में भी क्या हो गया, आज परिवर्तन हो गया, बारिश आने का समय परिवर्तित हो गया, गर्मी गिरने का समय जो है वो परिवर्तित हो गया, शीतकालीन वो परिवर्तित हो गया, तो धीरे धीरे इसमें सभी में परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी क्षेत्रों में कमी आ रही है। इस घटना को क्या कहा गया है, ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। ओजोन गैस में कमी वही क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण, अब समताप मंडल में जो ओजोन गैस की अधिकता है उसका रिक्तीकरण का मतलब उस क्षेत्र से ओजोन गैस का गायब होना। रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी देखने को मिलती है, जो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के पास, बसंत ऋतु में ध्रुवीय क्षेत्र यानी दोनों साइड के जो क्षेत्र है, ये तो अपन वायुमंडल की बात करें, उसी प्रकार पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है, ये वाला और ये वाला जो ध्रुवीय क्षेत्र है। अब ऊपर से आने वाला जो सूर्य का तापमान है ये ध्रुवों तक पहले पहुंच ही नहीं पाता था, अभी जैसे ही ओजोन की कमी हुई तो ये ध्रुवीय क्षेत्र क्या हो गए, यहाँ तक भी तापमान पहुँचने लगा तो इस क्षेत्रों से जो बर्फ थी वो पिघल कर कहाँ जाने लगी, समुद्रों में, और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो स्तर किसका घटेगा, स्थल का, तो अपने धरातल जो स्थल है धीरे धीरे बहुत सारे द्वीप है वो जलमग्न होते जा रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे बहुत सारे जो द्वीप है जिसमें मानव निवास करते हैं उनको उन द्वीपों को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। अब इसमें कुछ ओजोन परत से संबंधित कुछ डिटेल दी हुई है, ये चित्र बनाकर। ओजोन कण अथवा ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 15 से 35 ओजोन कण यानी ओजोन जो गैस है वो ओजोन परत के रूप में समताप मंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले 50 वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के उत्कृष्ट संतुलन को वायुमंडल में हानिकारक रासायनिक पदार्थों को छोड़कर अस्त व्यस्त कर दिया है, जो धीरे धीरे इस जीवन रक्षक परत को क्या करता जा रहा है, यानी मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रासायनिक गैसों का या रासायनिक चीज़ों का उत्पादन कर रहा है वो सीधे वायुमंडल में पहुंचती है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है, ओजोन को, यानी ओजोन गैस। तो उसके कारण धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जीवन रक्षक जो परत है वो नष्ट होती जा रही है। 1920 के दशक में एक ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक GM डॉब्सन ने संपूर्ण ओजोन की निगरानी मॉनिटर करने के लिए एक यंत्र बनाया था। अब उससे ये पता चल रहा था कि पिछले दशक और इस दशक में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस महोदय ने क्या किया, इस वैज्ञानिक ने एक यंत्र बनाया जो ओजोन के वहाँ स्थापित कर दिया गया अंतरिक्ष में, जिससे वो ओजोन की निगरानी कर रहा था कि ओजोन में लगातार क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ओजोन परत का क्षरण। विगत कुछ दशकों में शोधकर्ताओं द्वारा ओजोन परत पर किए गए अध्ययनों से यह पाया गया कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे अन्य गैसें बढ़ रही है और ओजोन की मात्रा कम हो रही है, जबकि ओजोन की मात्रा की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को केवल ओजोन ही रोकती है। अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि जैसे CO2, SO2 ये गैसें, अगर CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो सूर्य से आने वाली किरणों को तो वो रोकती नहीं है, वो रोकती किससे, जो वापस परावर्तित होती हुई की जो किरणें होती है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक कोहरे नुमा आकृति या कोहरा किसकी वजह से, CO2, इसने एक परत बना दी। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो तो क्या है, धरातल तक पहुँच गई, लेकिन वापस जाती हुई विकिरणों को क्या करती है, यही रोक लेती है, और इससे धरातल गर्म होने लगता है, ये वाला पूरा क्षेत्र गर्म होने लगता है। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर जो ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, अभी ओजोन की क्षीण होती जा रही है, कमी होती जा रही है, तो ये सीधे धरातल पर ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लग गई, और उससे लगातार तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तापमान एक तो इसके कारण बढ़ रहा है, सूर्य की किरणें, क्योंकि यहाँ पर ओजोन जो गैस है उस ओजोन गैस में कमी हो रही है। तो एक तो कारण क्या है तापमान बढ़ने का, ओजोन गैस की कमी। दूसरा कारण CO2 की वृद्धि, वो भी क्या करती है, तापमान को बढ़ाने का
में सहायक है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को तो वो रोकती नहीं है और धरातल से लौटती हुई उष्मा जो होती है उस उष्मा को धरातल पर ही रोक लेती है। तो इसके कारण लगातार टेम्परेचर, या जिसको अपन बोलते हैं वैश्विक तापमान, विश्व स्तर पर इस तापमान का असर देखने को मिल रहा है। ओजोन परत के सहायक की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में हुई। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में क्या हो गया, अब अंटार्कटिका महाद्वीप जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया। छेद होने का मतलब वहाँ से ओजोन गैस क्या हो गई, नष्ट हो गई, धीरे धीरे ओजोन क्षीण हो गई वहाँ से। और वैज्ञानिकों के प्रयास से ये भी पता लगाया कि वायुमंडल में प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.5% ओजोन की मात्रा क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन की मात्रा कम हो रही है। उससे पहले का जो आकलन था हमारा 1970 वाला, उसमें ये बताया गया था कि प्रति 10 वर्षों में 4% ओजोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि प्रति वर्ष 0.5%, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 की जगह कितना हो गया, 10 वर्षों में 5%। तो ये 1970 का आकलन था, ये बाद का आकलन है। तो इसके कारण यानी और ज़्यादा मात्रा में इसकी क्या होने लग गई, कमी होने लग गई। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में कुल 20 से 30% क्या हो रही है, ओजोन कम हो गई है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं पर देखने को मिला, इसलिए तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, ओजोन में छिद्र हो गया है, क्योंकि सब 20 से 30% ओजोन की कमी हो चुकी है। न सिर्फ अंटार्कटिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में होने वाले छिद्रों को, वहाँ पर भी ओजोन की कमी देखी गई। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों के आसपास भी। बढ़ते समय के साथ साथ अब उत्तरी ध्रुव पर भी बसंत ऋतु में इस प्रकार के छिद्र क्या है, दिखाई देने लगे। अब छिद्र दिखने का मतलब एक चीज़ है, जैसे अपन यहाँ पर कोई नीचे से अपन कहाँ देख रहे हैं, पृथ्वी से अपन देखते हैं सूर्य की तरफ। अब सूर्य प्रकाश कहाँ देता है, इधर ही तो देता है। और यहाँ पर क्या, ये एक गैसों का आवरण है जिसको अपन वायुमंडल बोलते हैं। अलग अलग मंडलों में विभाजित है, सौर मंडल में अलग गैस है, समताप मंडल में अलग है, मध्य मंडल में, सब में अलग अलग पाई जाती है। बहिर्मंडल में जाते हैं तो वहाँ पे अलग है। तो यहाँ से जब अपन पृथ्वी के धरातल से जब इधर देखते हैं तो ये जो मंडल, ये परतें हैं, ये अपने को सूर्य को स्पष्ट दिखने नहीं देती। कई बार केवल ये दिन में चमकते हुए समय अपने को दिखाई देता है कुछ समय पर, जब अपना आसमान आकाश शुद्ध साफ रहता है तब तो अपने को क्लियर दिखता है। लेकिन सूर्य से अब इस क्षेत्र में जो ओजोन है, ये ओजोन क्या है, पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है, धीरे धीरे इसकी कमी होगी, तो कमी होगी तो यहाँ पर इसका प्रकाश और ज़्यादा तीव्र गति से आएगा, तो अपने को चमकते हुए रूप में नजर आएगा। तो चमकते हुए रूप में नजर आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, छिद्रनुमा आकृति बन जाती है। यानी सूर्य का प्रकाश ओजोन की कमी के कारण सीधा धरातल पर पहुँच रहा है उस क्षेत्र से, तो उसको अपन कहते हैं छिद्र, ओजोन छिद्र। अब ओजोन परत क्षरण के कारण, यानी ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, तो इसका कारण जो है ओजोन गैस की अल्पता, यानी ओजोन गैस की कमी, तथा विनाश के मुख्य दोषी कारक हेलोजेनिक गैस है, जिसमें कौन कौन सी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऐसी गैसें हैं जो क्या करती है, ओजोन को, गैस को नष्ट करने का कार्य करती है, ओजोन गैस को धीरे धीरे कम करने का काम। इनका उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो ओजोन की ऑटोमेटिक क्या होगी, कमी होगी। तो इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है कि इन गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाए, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु के विसर्जन से, अब इसमें ये बताया कि क्लोरीन जो परमाणु है उसका जब वायुमंडल में जब वो छोड़ते हैं उसको या पहुंचता है तो उसकी कमी होती है, विसरण से किसकी कमी होती है, ओजोन की। अब इसने कहा है कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन, क्लोरीन का केवल कितना, एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। इसने ये अभी गैस का ये आकलन बताया है, इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि केवल क्लोरीन का एक परमाणु जो है वो 1 लाख अणुओं को, ओजोन के 1 लाख अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ऐसे अगर ये बढ़ती रही तो ओजोन परत क्या होगी, धीरे धीरे क्षीण होगी, और क्षीण होगी तो सूर्य का तापमान सीधा धरातल पर पहुंचेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, धरातल पर किसी भी जीव का जीवित रहना संभव नहीं होगा। ये क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन, अब ये जो क्लोरीन परमाणु है वो किससे बनते हैं, CFC गैस से, CFC के विघटन से इसका निर्माण होता है। CFC और हेलोन की वृद्धि होने पर ओजोन रिक्तीकरण क्रियाविधि में वृद्धि होती है। इसने कहा है कि CFC और हेलोन जो गैस है जब ये बढ़ती है तो ओजोन क्या होता है, उस जगह से नष्ट हो जाती है।
यानी ओजोन बिल्कुल उस क्षेत्र से गायब हो जाती है। ओजोन रिक्तीकरण की क्रियाविधि में वृद्धि होती है, बढ़ने लगती है। अब इसने कहा है कि CFCA, Cl3 और HV हैलोजन, ये दोनों जब एक साथ मिलती है तो ये नई गैस का उत्पादन करती है। इसमें क्लोरीन वाला जो है ना CFCl2 + Cl, तो इसने किसको नष्ट किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोन जो गैसें हैं वो गैसें किसको नष्ट करती है सबसे ज़्यादा? ओजोन को। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु, अब इसमें ध्यान से देखना है इसको, क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के अणुओं को कई अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा क्या कर देते हैं? अपघटनीय का अर्थ होता है जब आपस में टकराते हैं तो वो, अभी इसके जो कण होते हैं वो तो नष्ट होते नहीं, और किसके कण नष्ट होते हैं? ओजोन के। तो इसने कहा कि ओजोन के अणुओं को कई अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं। इस तरह के एक चक्र के सरलतम उदाहरण में एक क्लोरीन परमाणु एक ओजोन अणु के साथ क्या करता है? जब क्रिया करता है तो उससे एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर ClO बना लेता है और एक ऑक्सीजन अणु को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। यानी अपन सीधे से बात करें कि जब CFC जो गैस है, CFC और हैलोन जो गैसें हैं वो किसके साथ? जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर एक नई गैस को जन्म देता है, लेकिन ये ओजोन जो होती है क्या हो जाती है? यहाँ से समाप्त हो जाती है। वही चीज़ अपन कहीं भी कोई दो चीज़ों को, जैसे इसके साथ H2O मिलता है तो अलग ही इसका रिजल्ट अलग निकलता है, तो इसके साथ जब ये ओजोन मिलती है तो इसका रिजल्ट अलग ही निकलता है। अब CFC का काम ये क्या कर रही है? इसको नष्ट कर दिया और इसको किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कारण से धीरे धीरे ये गैस क्या होती जा रही है? क्षीण होती जा रही है। इसके एक ऑक्सीजन परमाणु को लेकर ClO बना लेता है और एक ऑक्सीजन अणु को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। मुक्त का मतलब होता है उसको वायुमंडल में विघटन हो जाता है, उसका टुकड़े हो जाते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं होता है बाद में। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ClO को क्या बोलते हैं? क्लोरीन मोनोऑक्साइड ओजोन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके O3 एक अन्य क्लोरीन परमाणु और 2 ऑक्सीजन अणु बना देता है। तो ये साइंस की क्रियाविधि है जिसके माध्यम से जब आपस में गैसों में क्रियाविधि यानी आपस में जब उनके संपर्क में आती है तो उससे किसका निर्माण होता है, तो ये चीज़ें पता चलती है। तो अपने तो सीधे दिमाग में एक चीज़ रखना है कि ये सारी जो गैसें हैं ये किसी भी कंडीशन में क्रिया करे वो किसको नष्ट करती है? केवल ओजोन को नष्ट करती है। समग्र प्रभाव ओजोन की मात्रा में कमी का कारण बन जाता है, जो समताप मंडल के निचले भाग में क्या करता है? ओजोन के विनाश का कारण। अब समताप मंडल जो है ये वाला, तो इसके निचले पार्ट में भी ओजोन पाई जाती है और इसके ऊपर, तो दोनों क्षेत्रों में इसके, यानी अपन कह सकते हैं कि समताप मंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस की अधिकता होती है वो ओजोन की होती है। तो ये तो था इसके। अब इसके प्रभाव क्या है? ओजोन परत अगर ऐसे ही क्षीण होती रही, ओजोन गैस अगर नष्ट होती रही तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो ओजोन परत की क्षति से त्वचा का कैंसर, क्योंकि सूर्य से पराबैंगनी किरणें कहाँ पहुँचती है? धरातल पर, और वो जैसे इंसान के संपर्क में आती है तो त्वचा के रोग, मोतियाबिंद जैसे रोग होने लगते हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण पादप प्लावक, छोटी छोटी जो वनस्पति होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जिसके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब समुद्र के आसपास या जो झीलें होती हैं उनके आसपास जो प्लावक यानी छोटी छोटी जो वनस्पति विकसित होती है उसका योगदान होता है प्रकृति में, अगर वो उत्पन्न होने से पहले नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला अपने आप टूट जाएगी। बीच में अपन खाद्य श्रृंखला में बात करते हैं कि जैसे हिरण क्या खाता है? घास। अब घास ही नष्ट हो गई तो हिरण खाएगा क्या? तो खाद्य श्रृंखला तो स्टार्टिंग जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पर टूट जाती है, तो खाद्य श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कई प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको एक कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो उत्पादित नहीं हो पाएगी। पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता, अभी अपन ने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर बोलते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए क्या चाहिए? इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ही तो होती है। अगर ये ओजोन ने ऐसे नष्ट होती रही तो व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर किसी भी संक्रमण का खतरा उसके ऊपर ज़्यादा बन जाता है। आज भारत में अगर कोरोना का प्रभाव इतना प्रबल नहीं है तो उसका कारण है कि यहाँ के जो व्यक्ति है उनकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? अच्छी है, इसी के कारण उसका ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन के क्षय के कारण तापमान में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाएगा? न तो शारीरिक विकास हो पाएगा न ही मानसिक विकास हो पाएगा। तो ऐसी जब किसी मानव का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पागल।
यानी वो हरकतें कैसी करेगा, जब उसके बौद्धिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता उस मानव का। तो ये तो थे उसके प्रभाव। अब ओजोन परत का क्षरण कैसे कैसे बढ़ रहा है। ओजोन परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर, फसलों को नुकसान, समुद्री जीवों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर ये ओजोन गैस नष्ट होगी तो ओजोन गैस के बिना मानव जीवन भी संभव नहीं है। इस धरातल पर जीव का जीवित रहना संभव नहीं है। एक खतरा इसके कारण ध्रुवों पर पिघलने का है। ये सबसे बड़ा खतरा तो है ही। अगर ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल कर आ जाए तो ये पृथ्वी तो वैसे ही जलमग्न हो जाएगी, इसमें तो स्थल भाग तो बचेगा ही नहीं। अंटार्कटिका में ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया, जिसके कारण उस क्षेत्र से क्या हो रहा है, जो बर्फ है वो पिघलकर समुद्रों में पहुंच रही है और समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड क्या हो रहे हैं, पिघलते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ेगी और नुकसानदेही होगा। अब आता है ओजोन परत को कैसे बचाया जा सकता है, उसको बचाने के क्या प्रयास है और सरकार द्वारा इसके क्या प्रयास किए गए, विश्व स्तर पर क्या प्रयास हुए। तो 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का एक मीटिंग का आयोजन किया गया। संपूर्ण विश्व के देशों ने मिलकर के ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कब, 2 मार्च 1990 को। और इसमें यही चीज़ें कि इसको नष्ट करने वाली जो गैसें, उन गैसों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनका उत्सर्जन कम किया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसके अनुसार CFC और हेलोन। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, जिसमें सभी देशों को ये कहा गया था कि आप CFC और हेलोन जो गैस है उसका उत्पादन क्या करें, उसका उत्सर्जन कम से कम करें। अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों में जैसे कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पर क्या लगी होनी चाहिए, प्रत्येक देश को ये कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में इसके उत्पादन पर रोक लगाइए, जिससे ऐसी गैसों का उत्सर्जन कम हो। फ्रेओन सबसे अधिक घातक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेओन यानी सबसे ज़्यादा जो घातक गैस है वो कौन सी है, CFC, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट, आप कई बार अपन देखते हैं जो गद्दे आते हैं, उन गद्दे जो होते हैं वो फूले रहते हैं, बैठते तो दब जाते हैं, तो उनमें भी इस प्रकार की गैसों का, उसी गैसों के कारण क्या होते हैं, वो फूली हुई अवस्था में रहते हैं। तो एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम जो होती है, ये फोम भी क्या है, ये उसी का परिणाम है। तो ये सोफों में काम आने वाली फोम एरोसोल स्प्रे में होता है। ये इन सभी को क्या किया जाए, प्रतिबंधित करना, यही एक उद्देश्य था इनका। ये किसके द्वारा, संपूर्ण विश्व के देश मिलकर इसके बारे में विचार कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इसमें अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाले कॉन्कोर्ड वायुयान से, अभी एक अमेरिका में एक वायुयान चलता है कॉन्कोर्ड, तो कॉन्कोर्ड वायुयान से ओजोन परत के विघटन की आशंका के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी उसको संपूर्ण विश्व ने जब उसका विरोध किया तो उसके कारण उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इस वायुयान की गति और ध्वनि क्या थी, बहुत तेज थी। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जनता को सेमिनार, कार्य गोष्ठियों के माध्यम से इन समस्याओं से अवगत कराया जाता है कि इन गैसों का उत्सर्जन कम से कम करें, ताकि हमारी ओजोन जो गैस है वो जैसी है वैसी बनी रहे। तो ये अपना चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए कुछ वैश्विक प्रयास, क्या प्रयास थे, वैश्विक सम्मेलन। इन सम्मेलनों को हमारे इस बार सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में पृथ्वी के लिए पृथ्वी की रक्षा हेतु जो सम्मेलन है ये इस बार के सिलेबस से हटा दिया है, तो इसको क्रॉस कर देना। और अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक का ये पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।